नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नायक 2.0 के सेट नंबर 3 में। आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 3 पर और इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में इनको रिवाइज करने वाले हैं। तो जितने भी साथी कम समय में इस सीरीज को रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं बहुत सारे फैक्टों को, लेकिन रिवाइज करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत ही कम समय में इन सभी फैक्टों को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, जितने भी साथी अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं वीडियो के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम में प्रयोग होने वाले जो ताल वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो समझते हैं, आप सभी को पता है जो मोहिनीअट्टम है वो आपका कहाँ पर होता है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जब इस नृत्य को जब किया जाता है तो इसमें कुछ ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे इदक्का का प्रयोग किया जाता है, मृदंगम का प्रयोग किया जाता है, बांसुरी का प्रयोग किया जाता है और बीड़ा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस नृत्य का जिक्र जो है आपका नाट्य शास्त्र, जो कि आप सभी को पता है, इसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक कौन थे, तो भरत मुनि थे। इसमें इसका जिक्र भी किया गया है। अच्छा, जब आपसे पूछा जाए कि जो आपका मोहिनीअट्टम क्लासिकल जो डांस है आपका, इसमें किस साड़ी का उपयोग किया जाता है, जब इसको किया जाता है तो कसाबू साड़ी। कौन सी भाषा होती है, तो मणिप्रलम इस भाषा होती है। किस बुक में इसका व्यवहार है, तो व्यवहार माला में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, केरल का। और किसके द्वारा किया जाता है, तो एकल महिला के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये किसके द्वारा, तो आप सभी को पता है मोहिनीअट्टम जो नृत्य है आपका, ये विष्णु है, ये मोहिनी का रूप धारण किए हुए हैं। और अट्टम का मतलब होता है यहाँ पर नृत्य। इस नृत्य में फूलों का प्रयोग किया जाता है, और फूल वो कौन से हैं, तो चमेली का फूल इसमें प्रयोग किया जाता है। ये इसमें कुल कितने रूप होते हैं मोहिनीअट्टम में, मोहिनीअट्टम के कुल 3 रूप होते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री किसने हासिल की है मोहिनीअट्टम में, तो वह है डॉक्टर सुनंदा नायर के द्वारा मास्टर डिग्री हासिल की गई है मोहिनीअट्टम में। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे बोलते हैं, तो कल्याणी अम्मा को बोलते हैं। नेक्स्ट, संगीत नाट्य अकादमी 2023 में किसको दिया गया था, पल्लवी नारायण को दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था यूनेस्को का मुख्यालय। तो यूनेस्को का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी को पता भी होगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। लेकिन यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। 1946-45 कर लेना यहाँ पर, 45-46 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 16 नवंबर को। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन, तो अजाली ओस्मानी वर्तमान इसके हेड है। भारत इसमें कब जुड़ा था, तो 1946 में ही जुड़ा था। इसकी जो सर्वाधिक साइट है यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इटली में है। लगभग 60 साइट जो है आपकी वो इटली में है। अगर हम बात करें भारत के एवं में, तो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 43 है, जिनमें से 35 आपकी सांस्कृतिक है, 7 आपकी प्राकृतिक है और 1 इसमें से आपकी मिश्रित है। जो मिश्रित है इसका नाम है आपका कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है आपका, और इसको 2016 में ऐड किया गया था। वहीं पर भारत की कुछ ऐसी रामसर साइट हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पर आपकी, तेलंगाना में रामप्पा मंदिर। वहीं पर आपसे पूछे 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी, धौलावीरा गुजरात की। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज ये शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसल मंदिर है आपका, ये आपका कर्नाटक में है। और 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका मोहितम, जो कि असम में है। मोहितम एक आपकी कब्र है जो आपकी अहोम जनजाति थी, उसके जो राजवंश थे उसके संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत की पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे वो 1983 में जोड़े गए थे, और वो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। वो कौन कौन से थे, तो आगरा का किला था, ताजमहल था, एलोरा और अजंता की गुफाएं थी। आगरा किला आप जानते हैं आगरा में है, ताजमहल आगरा में है, अजंता और एलोरा ये आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे जो जोड़े गए थे 1983 में। ऐसे ही आपसे पूछे कि काजीरंगा को कब, तो काजीरंगा असम में है, 1985 में जुड़ा। हम्पी ये आपका 1986 में 50 के नोट पर स्थित है, आप सभी को पता है। खजुराहो के मंदिर जो आपके 1986 में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। अब आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया है कि जो 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है ना, 100 का नोट है और 200 का नोट है और एक 500 का नोट है। इन पर कौन कौन से चित्र अंकन है, तो 100 के नोट पर 10 के नोट पर आपका एलोरा की गुफाएं हैं, माफ करना 10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर है, 20 रुपये पर आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है, 100 रुपये के नोट पर आपका रानी की बाव है, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, 500 रुपये के नोट पर आपका लाल किला है। जबकि 2000 के नोट पर आपका मंगल है ना यान था, इसको बंद कर दिया गया है, तो इसको याद रख लेना, लेकिन काम का नहीं है कोई ज़्यादा।
अब हमारे कुछ मुख्यालय थे, मुख्यालयों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसे एडीबी जिसे हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस में है। इसके बाद आपसे पूछे आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एससीओ का मुख्यालय पूछे आपसे तो कहाँ पर है, बीजिंग में है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे आपसे कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है। और आपसे पूछे यूएनडीपी और यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, एक डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर आपका, तो ये है आपका जिनेवा में। लेकिन आपसे पूछे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पेरिस में है, ठीक है, वो भी डब्ल्यूटीओ है। डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कब शुरू हुए थे, तो इनकी स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार ये प्रदान किए गए थे 1965 में। पहली बार किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था। इनकी रचना था अड्डा कुजई के लिए इन्हें ये दिया गया था। पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो है आशा पूर्णा देवी, इन्हें 1976 में दिया गया था। हिंदी का पहला जो आपका साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। जबकि हिंदी की पहली महिला कौन थी, ये किसको दिया गया था, तो महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में, और इनकी बुक का नाम था यामा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हाल ही में 2025 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये किसे दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया था हिंदी के लिए। और इसमें धनराशि कितनी जाती है, तो 11 लाख रुपए दी जाती है। इसमें भाषा कितनी है, तो लगभग 23 भाषाएं यहाँ पे, 22 तो आपकी 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं और एक अंग्रेजी की भी भाषा है जो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अंग्रेजी का जो साहित्यिक पुरस्कार है, अंग्रेजी का जो साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, ठीक है। कुछ और फैक्ट जैसे आपसे पूछे, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1955 में, और स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कबीर पुरस्कार ये 1986-87 में स्टार्ट हुए थे और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में स्टार्ट हुई थी। आपसे पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरुआत हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, आपका रखना है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1954 में हुई थी, आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी 1954 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत तो ये हुई थी 1929 में हुई थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, पहला 14 लेन राजमार्ग एक्सप्रेसवे, तो ये आपका कहाँ पर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। एक योजना चलाई गई थी भारत में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि 1999 में चलाई गई थी और 2012 तक इसको पूरा कर लिया गया था। आपसे पूछे ये कितने 4 शहरों को जोड़ेगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक है आपका कोलकाता। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ पर है आपकी, तो वो है आपकी महाराष्ट्र में। सर्वाधिक राजमार्ग कहाँ पर है, तो ये भी आपके महाराष्ट्र में ही है। सबसे ऊंची सड़क कौन सी आपकी, तो उमलिंगा ला पास, ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन था हमारा जनगणना से, इसमें जनगणना के फैक्टों को देखेंगे। तो जनगणना 2011 में कुल जो आपकी साक्षरता थी, है ना, जो साक्षरता है महिला साक्षरता आपसे पूछे वो कितनी है आपकी, तो 92 माफ करना यहाँ पर थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस यूटी में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर प्रतिशत है, तो वो कहाँ पर आपका लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में कितनी है, तो ये आपको क्या रखनी है, 92.28% है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट था हमारा। केरल की पूछे आपसे, केरल, तो केरल में सर्वाधिक है आपकी 94%, जिसमें से आपके पुरुषों की 96% और 92% है आपकी महिलाओं की। सेकंड पर आपका मिजोरम 91.5% पर। आपसे पूछे सबसे बड़ा जो जिला है, साक्षर जिला है, वो कौन सा है, तो वह है सेराछिप, ये मिजोरम में है। सेकंड पर है आइजोल आपका। और सबसे कम जो साक्षर जिला है आपका वो कौन है, अलीरामपुर, ये आपका मध्य प्रदेश का है। राजस्थान में सर्वाधिक आपका क्या देखा जाता है, तो अंतर देखा जाता है, किसका,
साक्षरता दर का लगभग 27.858%। और सबसे कम आपका साक्षर जिला साक्षर राज्य कौन सा, तो वो है आपका बिहार। यहाँ की साक्षरता दर है केवल 61.80%। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे साक्षरता की उम्र क्या होती है, तो आप सभी को पता है 7 वर्ष होती है। 1991 में ये केवल 5 वर्ष थी। अगला हमारा क्वेश्चन था क्रिकेट से संबंधित था, है ना। और क्रिकेट की पिच की मानक माप आपसे पूछी गई थी कितनी होती है। तो अगला हम देखें तो ये वैसे तो होती है 22 गज गुणा 10 फीट। ठीक है। और मीटर में अगर हम बात करें तो गज जो आपका लंबाई ऐसे ऐसे होती है आपकी इस प्रकार से जो लंबाई होती है वो 20.11 मीटर होती है। और फिट की अगर हम बात करें तो ये कितनी होती है आपकी, फिट में आपकी ये होती है 3.5 मीटर की। ठीक है। यानी जो इस प्रकार की लंबाई होती है यहाँ से इस प्रकार की, ये आपकी 3.05 मीटर होती है। स्टंप की आपसे लंबाई पूछे तो स्टंप की जो लंबाई होती है वो 72 सेंटीमीटर की होती है। और इंच में बात करें तो 28.8 इंच की होती है। चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी होती है आपकी 9 इंच की होती है, क्योंकि इस प्रकार से आपके स्टंप लगे होते हैं। तो ये स्टंप की जो ऊंचाई है ये होती है 72 सेंटीमीटर, और इसकी जो विड्थ होती है ये वाली ये होती है 9 इंच की। बैट की लंबाई कितनी होती है, तो ये हमारा बैट है। ठीक है। और ये बैट की जो लंबाई होती है वो आपकी 38 इंच होती है इस प्रकार से ये। ठीक है, ये वाली। और चौड़ाई जो होती है वो आपकी ये जो चौड़ाई होती है वो होती है 4.25 इंच। इसी प्रकार से आपसे पूछे बॉल का वजन कितना होता है, तो बॉल का वजन होता है 5.5 से 5.75 तक औस में। और ग्राम में पूछे आपसे तो 155 ग्राम के लगभग होता है। परिधि होती है वो आपकी 9 इंच की होती है, 9 इंच तक की होती है। ठीक है। पॉपिंग क्रीज क्या होती है, जैसे ये हमारी क्रीज है, ये हमारी क्रीज है और इसके बीच में आप सभी को पता है इसके बीच में यहाँ खिलाड़ी खड़ा होता है, इधर भी यहाँ से बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये वाली जो लंबाई होती है, ये वाली लंबाई इसे बोलते हैं पॉप क्रीज, ये होती है आपकी 4 फीट की। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे स्टेडियम के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो है मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो धर्मशाला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे तेज पिच किसकी है, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया का जो आपका एक मैदान है बाका ग्राउंड यहाँ का। इकाना ये आपका लखनऊ में है, इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम और ये कहाँ पर है आपका लखनऊ में। अरुण जेटली ये आपका दिल्ली में है। चिन्नस्वामी आपका बेंगलोर में है। एम ए चिदम्बरम ये आपका चेन्नई में है। और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी हमारी, जैसे आपसे पूछा जाए कि डॉलर बहू किसकी बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये डॉलर बहू, ये सुधा मूर्ति। आप लोग सुधा मूर्ति को जानते होंगे, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2023 का सुधा मूर्ति जी को। ठीक है। और राज्यसभा की ये सदस्य भी चुनी गई थी। ये किसकी पत्नी है, तो जो नारायण मूर्ति है इन्फोसिस कंपनी के मालिक, इनकी पत्नी है। ठीक है। ये भी आप क्या रखना है। इनकी कुछ अन्य बुक है, जैसे आपसे पूछे 300 टाँके इनकी बुक है, महाश्वेता इनकी बुक है, द सर्कल ऑफ लाइफ ये भी इन्हीं की बुक है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये करंट अफेयर की एक पुस्तक है, ये अनुराधा राय के द्वारा लिखी गई थी, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे द गॉड इज स्मॉल थिंग्स, है ना, द गॉड इज स्मॉल थिंग, ये किसकी, अरुंधति रॉय की है। द डॉक्टर एंड सेंट ये भी अरुंधति रॉय की है। और आज़ादी बुक जो है ये भी किसकी है, अरुंधति रॉय की है। अब संविधान से हमारा एक क्वेश्चन था, यहाँ पर हम प्रस्तावना और सारे के सारे फैक्ट देखेंगे। मैंने सारे फैक्ट एक ही जगह लिख दिए हैं, जितने भी प्रस्तावना के क्वेश्चन थे उनको एक जगह लिखने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए प्रस्तावना जो होती है हमारी, आप सभी को बताया इसमें क्रम होता है। ये क्रम आपको क्या रखना होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये क्या है, क्रम है। ठीक है। जब आप प्रस्तावना को देखेंगे तो इस प्रकार से आपको क्रम मिलने वाला है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। और जो हमारी प्रस्तावना होती है आपने देखा होगा, तो ये इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो प्रस्तावना की शुरुआत में है हम भारत के लोग, तुम भारत के लोग, सब भारत के लोग, या इनमें से कोई नहीं, बताना होता है हम भारत के लोग। इस प्रकार से ऑप्शन देता है आपका। अच्छा, आपकी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, आप सभी को पता है। प्रस्तावना जो ली गई है आपकी यूएसए से ली गई है। इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको पेश कब किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये वाले डेट एक बार कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। अगर ये सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि जो स्वीकृति की डेट थी वो ठीक है या नहीं है। पहली बार संशोधन कब किया गया था प्रस्तावना में, तो आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन से इसमें संशोधन किया गया था।
और आप सभी को पता है जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, PAS यानी पास, है ना। P फॉर हो गया पंथनिरपेक्ष, A फॉर हो गया आपका अखंडता और S फॉर हो गया समाजवाद। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे पहली बार 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे काम हुए थे, इसीलिए इसको भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। अब जो हमारा प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। एक है सामाजिक न्याय, एक है आपका आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितनी हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो BAVDU, है ना, बबदू के नाम से इसे हम याद रख सकते हैं, बबदू। विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन्हें याद रख सकते हैं। प्रस्तावना की अगर हम और बात करें तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था KM मुंशी ने। ठीक है, और आपसे पूछे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था M.A. पालकीवाल जी ने। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस केस में कहा गया था? बेरुवाड़ी केस में 1960 में कहा गया था। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस में बताया गया था? केशवानंद भारती में केस, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आपकी, 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7-6 से फैसला आया था। ठीक है, अब तक की भारत की सबसे बड़ी बेंच है ये। गोलकनाथ केस, ये गैस की जगह केस कर लेना, 1967 में आया था और इसमें बताया गया था मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकता। ये पॉइंट आपका रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आपको एक पॉइंट बताना है कि किस केस में बताया गया था कि जो समलैंगिकता है ये अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। ये किस आपका केस में बताया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बंगाल। तो बंगाल जब 1707 में इसको स्थापित किया गया था, तब इसकी राजधानी क्या थी? ढाका थी। और ये किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खां के द्वारा इसे स्थापित किया गया था बंगाल को। और बाद में इसकी जो राजधानी बनी थी वो मुंगेर बनी थी। किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा इसकी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की गई थी। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 20 जून 1756 को हुई थी। और इसी के बाद आप सभी को पता है क्या हुआ था? तो एक प्लासी वाला युद्ध हुआ था, जो बहुत ही भयंकर युद्ध था आपका। इसके बाद अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित हो गई थी 20 जून के बाद, जो आपका एक युद्ध हुआ था 1757 में, है ना। इसको ही बोलते हैं प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम के मध्य हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? तो फरवरी 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 से 16 अगस्त 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। ईस्ट इंडिया तरफ से कौन सा? तो आपका था आपका रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन ये भाग गया था ऊंट से। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर ये डेट तो सही है, लेकिन जो आपकी संधियाँ हैं इनमें थोड़ा सा डाउट है, तो हम संधियाँ नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, संधियाँ नहीं पढ़ेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका 1775 से 1882 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 803 से 805 के मध्य हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपके 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये संधियाँ आपको नहीं याद रखनी है अभी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दूसरी आपसे पूछे कौन सी है? तो वो है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, और तीसरी आपसे पूछे तो वो है माउंट केटू। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट डेनाली। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? माउंट एकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रोस। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आवाज़ सुनिए आप लोग अच्छे से और रिवाइज करिए। कुछ हमारी पहाड़ियाँ थी, जैसे सबसे पहले आपसे पहाड़ी पूछेगी डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में है। जैसे ये है हमारा पश्चिमी घाट, ये है हमारा पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आपके मिलती जो पहाड़ियाँ हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी में ही आपका कौन सा? डोडा बेट्टा। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई, ये अन्नामलाई पहाड़ियों में है आपकी कौन सी? तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी
जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर की है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मुलनगिरी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ 1722 मीटर की। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है सदक्यू। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। यूपी की सबसे ऊंची चोटी है अमसोत और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है फांगपुई। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों की सर्वोच्च चोटियां हैं, ये आपको याद रखनी है। सारी की सारी इंपोर्टेंट है, मैचिंग वर्ड में आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और पहाड़ियां हैं। जैसे आपसे पूछा जाए गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? उड़ीसा में है। मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर? गुजरात में है। सेबुआ की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है। लोसाई की पहाड़ियाँ आपकी मिजोरम में है। ऐसी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पर? आपकी मेघालय में है। अबोर मिसमी और डफलाई आपकी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सिडबी बैंक। सिडबी बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए एक्ट आया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर? लखनऊ में है। इसका खुद का एक समाचार पत्र है जिसे बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस पाइल्स। इसके लिए एक योजना आई थी, आप सभी को पता है। इसमें 100% योगदान होता है मुद्रा योजना में सिडबी बैंक का। 8 अप्रैल 2015 में आई थी मुद्रा योजना और आरबीआई के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है सिडबी बैंक को। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं, इसकी एक स्थापना और इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला आपसे पूछे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसके लिए एक्ट कब आया था? 1976 में इसके लिए एक्ट आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की थी। इसे हम आरआरबी के नाम से जानते हैं। क्या? आरआरबी के नाम से। इसका पहला बैंक जो बनाया गया था वो 2 अक्टूबर 1975 में ही बनाया गया था। इसका नाम था प्रथमा बैंक, मुरादाबाद यूपी में बनाया गया था। केंद्र सरकार की इसमें जो हिस्सेदारी होती है 50%, बैंक की हिस्सेदारी होती है 35% और राज्य की हिस्सेदारी होती है 15%। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। कहाँ पर? झांग। और ये झांग कहाँ पर? पंजाब में। कार्य रूप कब इसने स्टार्ट किया? तो कार्य रूप इसने स्टार्ट किया 1929 में। ठीक है, एक्सिम बैंक आपसे पूछे एक्सिम बैंक, तो एक्सिम बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। और ये विदेश व्यापार से संबंधित है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित है। आपकी कौन सी? एक्सिम बैंक। एक्सिस बैंक आपसे पूछे 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। एचडीएफसी बैंक 1994, आईसीआईसी बैंक 1994 और आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। ऐसे आपसे पूछे आरबीआई की स्थापना 1935, एसबीआई की स्थापना 1955, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945, आईएमएफ की स्थापना 1945, एडीबी की स्थापना 1966 और एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ये हमारे विदेशी बैंक हैं। ठीक है, ये विदेशी बैंक हैं और ये हमारे दोनों भारत की वाणिज्यिक बैंक हैं। बहुत बड़ी बैंक है वाणिज्यिक बैंक। सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है आपकी कौन सी? तो वो है एसबीआई। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछली कक्षा में पूरा बताया है, किस प्रकार से इसको स्थापित किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, इसके पहले हेड कौन थे, सब कुछ बताया गया। तो आप लोग पिछली वीडियो को भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वो होता है वेबर। ऐसी फेराडे का होता है धारिता। प्रेरकत्व का होता है हेनरी। विभवांतर का होता है वोल्ट। विस्थापन का होता है मीटर और तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। एक अश्व शक्ति में 746 वाट आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जिसे हम जेली द्रव्य के नाम से जानते हैं, इसमें लिपिड और आपका प्रोटीन से ये बना होता है। इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये क्या करता है? तो ये केंद्रक और कोशिका के बीच झिल्ली में स्थित होता है साइटोप्लाज्म। ऐसे एक आपका होता है एक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया था वो पुरकुंजे ने दिया था 1839 में। ये जीव द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका जीवित पदार्थ होता है। कोशिका का क्या होता है? एक जीवित पदार्थ होता है और जीवन की भौतिक आधार होता है, जीवन की मौलिक इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे पशु की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है
और जीव की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। इसमें जो पशु कोशिका होती है इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है, लवक नहीं पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में ये भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे, जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया, ये किस देश के खिलाड़ी? इंग्लैंड के हैं। मोइन अली इंग्लैंड के हैं, इन्होंने भी लिया था। टेड बोल्ट ये न्यूजीलैंड के, इन्होंने भी लिया था। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने भी लिया था। और आर अश्विन इन्होंने भी लिया था, इंडिया के हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस ओलंपिक 2024 है ना, पेरिस ओलंपिक 2024, इसके बहुत सारे फैक्ट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। इसका ये 71वां स्थान था भारत का। ये इसका 33वां संस्करण था, सीन नदी किनारे हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में। इसमें टॉपर आया था आपका यूएसए और इसकी थीम थी लेट्स मूव द सेलिब्रेट, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक करना मैंडेटरी है आप सभी के लिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है वीडियो को। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, उस ग्रुप के माध्यम से आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और ख़राब लगी हो तब भी ज़रूर बताना, क्या इसमें सुधार करने हैं वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।